नमस्कार। मैं हूं भारती कुमारी। किस्सा कहानी देखने और सुनने वालों का मैं स्वागत करती हूं। आज मैं हाजिर हूं फिर से वीडियो रूप में। तो आज से मैं आप सबको सुनाना शुरू करूंगी एक उपन्यास। बल्कि आज से नहीं, आज सिर्फ उपन्यास का परिचय होगा और अगले एपिसोड से मैं उपन्यास सुनाना शुरू करूंगी। तो आज जो मैं उपन्यास सुनाना शुरू करूंगी ना, आपको जिस उपन्यास के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि आपने वो उपन्यास ना पढ़ा हो सकता है बहुत सारे श्रोता दर्शक ऐसे भी हों जिन्होंने उस किताब का नाम भी नहीं सुना हो। लेकिन लेकिन उस किताब के, उस उपन्यास के पात्रों से जरूर आप परिचित होंगे। कैसे? वो ऐसे कि इस उपन्यास पे एक नहीं बल्कि दो फिल्में बनी हैं और दोनों ही ब्लॉकबस्टर थी अपने समय की। और निश्चित रूप से साहित्य और सिनेमा आपस में जुड़े जरूर हैं, पर सिनेमा की पहुंच कहीं ना कहीं आम आदमी तक ज्यादा होती है। तो इस उपन्यास को मेरा पढ़ने का एक, आप तक पहुंचाने का एक उद्देश्य ये भी है कि जब हम सिनेमा देखते हैं, उनके पात्रों से जुड़ते हैं, बहुत कुछ उनके बैकग्राउंड से जो होता है, खास करके संगीत से, हर कुछ से एक जुड़ाव होता है हमारा, है ना। लेकिन जब हमें नहीं पता होता कि उस एक्चुअली उस कंसेप्ट का, उस पात्रों का जन्मदाता कौन है, उसे लिखा किसने होता है। क्योंकि सिनेमा में दर्शक सिर्फ बाहरी फनकारों को, बाहरी मीन्स अभिनेताओं को, खासकर हम ज्यादा हमारे मानस पटल पे अभिनेता पहले उभरते हैं, लेखक तो कहीं बाद में, बहुत दूर, जानना भी नहीं चाहता कोई, जानता भी नहीं कोई कि कौन होता है। तो एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि अगर साहित्य से निकलकर सिनेमा में कहानियां जा रही हैं तो पता हो सिर्फ पाठकों को नहीं, दर्शकों को भी, कि वो उन्हें किसने लिखा है, उनके जन्मदाता कौन है। तो आज जो उपन्यास है मेरा, इस उपन्यास का नाम है कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस उपन्यास पे दो फिल्में बन चुकी हैं और निश्चित रूप से हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने दोनों फिल्में देखी हो या कम से एक तो जरूर ही देखी होगी सबने। पहली फिल्म आई थी 1986 में और दूसरी आई थी 1994 में। दोनों बहुत ही पारिवारिक फिल्म थी और ब्लॉकबस्टर थी। फिल्में आई थी ये बता रही हूँ, फिल्मों का नाम क्या था ये नहीं बता रही हूँ। वो आप खोजेंगे और आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी फिल्म थी। आप देख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे कि वो कौन सी फिल्म थी, अगर आपने देखी है कि कोहबर की शर्त पे। और अगर आपने नहीं देखी है फिल्म और आपको नहीं पता कि इस उपन्यास से क्या उसका संबंध है, तो निश्चित रूप से 2-3 एपिसोड सुनते सुनते आपको पात्रों के नाम के साथ ही आपको याद आता जाएगा कि वो कौन सी फिल्म थी जो कोहबर की शर्त पे बनी थी। अब कोहबर की शर्त में एक और प्रश्न हो सकता है कुछ पाठकों के मन में आए कि ये कोहबर क्या है। तो मैं कोहबर के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी कि इस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के भाग है भौगोलिक रूप से, और ये कोहबर शब्द भी मुख्य रूप से यहीं पे होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। कोहबर एक कमरे को कहा जाता है, जैसे जिस घर में हम पूजन सामग्री रखते हैं या फिर पूजा का स्थल होता है उसे कह देते हैं हम पूजा घर, या ऐसे जैसे खाना बनता है वो रसोई घर। तो कोहबर वो घर होता है जहां नवविवाहिता वर वधू रहते हैं, उनकी सारी रस्में होती हैं जो कमरे में होती हैं, उनके लिए एक अलग कमरा बनाया जाता है। अगर आपको पता हो या अगर ना पता हो तो अभी भी कुछ ऐसे कुछ भाग में ऐसी रस्में हैं हमारे देश के कुछ भाग में कि शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन नहीं जाती ससुराल, वधू ससुराल नहीं जाती, क्योंकि साधारणतया यही होता है कि शादी हुई और दूसरे दिन सुबह या शाम तक दुल्हन विदा हो जाती है। लेकिन दुल्हन विदा नहीं होती, वहां 4 दिन की एक रस्म होती है, वहां दुल्हन होती है, उन 4 दिनों में वहां पर 5वें दिन उनकी विदाई होती है। पता कीजिए ये वाली रस्म कहाँ होती है। थोड़ी अभिरुचि होगी आपको अगर संस्कृति को जानने की। तो वो जो 4 दिन होता है उसमें वर वधू कोहबर के कोहबर कक्ष में रहते हैं, और फिर एक कोहबर कक्ष वर के घर में भी बनाया जाता है। वहां भी जिस रात वो पहुंचते हैं, तो पहली रात दुल्हन कोहबर के कमरे में ही गुजारती है और जो उनकी रस्में होती हैं विवाह से जुड़ी वो उसी कमरे में होती है। तो ये हुई कोहबर की बात। और अब जब हम उपन्यास पढ़ना शुरू करते हैं कोई सा भी, तो लेखक अपने मन की बात ये और बताते हैं कुछ कि क्या है किताब में आखिर।
तो कहते हैं, लेखक लिखते हैं, केशव प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं इस किताब के बारे में, उत्तर प्रदेश में बलिया से पूरब तीसरा स्टेशन रेवती उतरकर चलने पर लगभग 3 मील पूरब और दक्षिण के कोने पर एक गांव है बलिहार, चारों ओर 5-7 गांवों से घिरा हुआ। इन गांवों को उत्तर और पूरब में वृत्ताकार घेरती हुई रेल की पटरियां बिहार राज्य में प्रवेश कर गई हैं। पश्चिम दक्षिण में गंगा सरजू की जलधाराएं हैं। दोआब में बसे हुए ये दो गांव बलिहार और चौबे छपरा ही इस उपन्यास की कथा भूमि है। तो अब काफी हद तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये उपन्यास एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी गई है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में है, इनका भौगोलिक क्षेत्र इस उपन्यास का। तो आप चलिए हमारे साथ इस सफर पे और बताते चलिए कि आपको कैसा लग रहा है इसे सुनना और नई नई चीजें जानना ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, क्योंकि जब इस उपन्यास में आप जाएंगे अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गांव का जीवन ज्यादा ना देखा हो। उन्होंने प्रेमचंद या फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानियां किताबें पढ़ के गांव को जाना हो अलग ढंग से चीजों को, तो वैसी ही खुशबू आएगी मीठी मीठी सी रिश्तों की, पर्व त्योहार की, गांव की संस्कृति की, ग्रामीण जीवन की, कृषि जीवन की, वहाँ की अच्छी चीजों की, वहाँ की समस्याओं की, वहाँ की दुखों की, वहाँ के सुखों की, हर कुछ। क्योंकि उपन्यास कहानी जब हम पढ़ते हैं तो आधा घंटा या 1 घंटा, उपन्यास एक लंबा आख्यान होता है, तो उसमें पढ़ते पढ़ते हम पात्रों से तो जुड़ते ही हैं खास, और उस जगह से भी हमें लगता है कि हम भी शायद उस जगह पे कभी कभी पढ़ते हुए आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप पढ़ते होंगे किताब तो आपको लगता होगा कि रात को सोने पे सपने में आ रहे हैं कि हाँ मैं भी शायद उस जगह पे पहुंच गई हूँ, खास करके जो चीज आपको बहुत अच्छी लगी हो अंदर से। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इतने अच्छे ढंग से सुना पाऊं चीजों को कि अच्छा लगे, आप एंजॉय करें, आपको अच्छा लगे सुनना और आप साहित्य से जुड़े। सबसे पहले तो उद्देश्य है कि हम साहित्य से जोड़े रखें आपको। तो चलिए हमारे सफर पर। अगले एपिसोड से मैं शुरू करूंगी सुनाना आप सबको ये उपन्यास गोबर की शर्त। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ।